दिखना हो रहा है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पहला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो देखो गवर्नमेंट के पास दो ऑब्जेक्टिव है। जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, है ना। तो गवर्नमेंट रीएलोकेट क्यों करती है रिसोर्सेज को? वो इसलिए करती है क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई किया जा सके, है ना। मतलब कि गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है ना। कैसे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है, और पब्लिक गुड्स के लिए भी रिसोर्सेज का सप्लाई करती है। तो जैसे सपोज कि इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम बढ़ा दें इकोनॉमी के अंदर, है ना, जीडीपी को इंक्रीज कर लें। लेकिन ये किस तरीके से होगा, कौन करेगा ये काम? तो ये प्राइवेट सेक्टर देखेगा, है ना। जीडीपी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने का काम कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दूसरा ये है कि सोशल वेलफेयर। अब कुछ गुड्स ऐसे हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल टर्म में उसको काउंट किया जाता है, जैसे सैनिटेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, और भी बहुत सारे, डिफेंस हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, ये सब के सब किसमें काउंट किया जाता है? नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में, है ना। तो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जितने भी होंगे उसमें प्राइवेट सेक्टर तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि वो अगर आएगा तो उसे तो प्रॉफिट चाहिए, और ये नॉन प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए गवर्नमेंट सेल्फ क्या करती है, इन गुड्स का प्रोडक्शन करती है ना। और कुछ गुड्स जो मतलब ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोड्यूस करेगी और वो पब्लिक को चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन करके इक्वली पब्लिक में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो गवर्नमेंट का जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है वो दो पर्पस के लिए होता है। एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, तो टैक्स में क्या छूट दे देगी, टैक्स रिबेटेशन, है ना, टैक्स रिबेटेशन प्रोवाइड करेगी। फिर गवर्नमेंट यहां पर सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी, है ना, सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी, टैक्स रिबेटेशन प्रोवाइड कर देगी। तो इससे क्या होगा, इससे प्राइवेट सेक्टर को एक सपोर्ट मिलेगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपने इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा इनकरेज करेगा, बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा। दूसरा है कि सोशल वेलफेयर के लिए पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन, पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन करना, है ना। तो पब्लिक गुड्स में क्या सब आ जाए, जैसे पुलिस हो गया, है ना, डिफेंस हो गया, उसके बाद और भी कई सारे, सैनिटेशन, उसके बाद वाटर सप्लाई। ये सारा काम कौन देखेगा,
ये सारा काम गवर्नमेंट देखेगी, है ना। क्यों? क्योंकि पब्लिक के लिए ये प्रोडक्ट बहुत एसेंशियल होगा, है ना, इसलिए ये सब भी। तो एक तरफ जहां सरकार प्राइवेट सेक्टर को यानी इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करती है, इनहेंस करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार क्या करती है, रिसोर्सेज को पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाती है ना। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब गवर्नमेंट करती है तो कुछ इस तरीके से फंड को बजटरी पॉलिसी के थ्रू रीएलोकेट करती है, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या, अच्छा सॉरी, दूसरा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। दूसरा है इसी का रिड्यूसिंग inequalities of income and wealth। अब हम देखते हैं सोसाइटी में क्या होता है। सोसाइटी में दो तरह के क्लास होते हैं, एक होता है रिचर सेक्शन और एक होता है पुअर सेक्शन। एक होता है रिच सेक्शन और दूसरा कौन होता है, पुअर सेक्शन। अब रिच और पुअर सेक्शन में रिसोर्सेज एलोकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा गैप होता है। रिच के पास ऑब्वियसली वेल्थ ज्यादा है ना, इनकम ज्यादा है, और पुअर के पास यही दो चीजें कम है। गवर्नमेंट क्या करती है, बजटरी पॉलिसी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा टैक्स बर्डन किसके ऊपर डालती है, रिचर सेक्शन के ऊपर, और पुअर सेक्शन को बहुत सारे सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज जैसे पीडीएस के थ्रू, फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये सब काम करना, इसको फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करना, फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, है ना। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट क्या करती है, इसको, ये सारी चीजें जब फ्री मिलती है इन लोगों को तो इसको कहते हैं फ्री राइडर, है ना। तो ये सारी चीजें, अब देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स लगाया तो गवर्नमेंट के पास पैसे आए, गवर्नमेंट ने उसी पैसे को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पुअर सेक्शन में, है ना। ऐसा करने से होगा क्या, तो पुअर सेक्शन की इनकम ये कंप्लीट बच जाएगा तो इनकम बढ़ेगा, और इसके इनकम पे हम टैक्स लगा रहे हैं तो इसका इनकम क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इधर से एक बढ़ रहा है और इधर से घट रहा है तो दोनों एक दिन क्या हो जाएगा, इक्वल पर आ जाएगा और इनइक्वालिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। और सोसाइटी में फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज अगर खत्म हो गई तो बहुत सारे राइट्स सभी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी में, है ना, इस तरीके से टैक्स स्ट्रक्चर को तैयार करती है और अपने फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके से तैयार करती है सो दैट कि पुअर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सके और रिच के इनकम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स इम्पोज कर सके, सो दैट कि पुअर को हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड फ्री में करा सके, ताकि इनकी इनकम क्या हो, इंक्रीज हो और इनका इनकम डिक्रीज हो, ठीक है। तो ये था रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे, जैसे उनको पुअर को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर दे रखा है ना। फिर पीडीएस के थ्रू जो है वो नॉमिनल प्राइस पे फूड ग्रेन्स वगैरह मुहैया कराता है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। फिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे मैसिव फ्लक्चुएशंस रहता है, प्राइस इंक्रीज कभी होता है, कभी चीजों का प्राइस डिक्रीज होता है। इससे क्या होता है, इससे होता क्या है कि इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाता है, इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट बजट में फिस्कल पॉलिसी लाती है ना। तो इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखो हम देखते हैं इकोनॉमी स्टेबल कब होगा,
देखो इकोनॉमी में तीन सिचुएशन होंगे, है ना। एक होगा जब इकोनॉमी का पूरा डिमांड इकोनॉमी के पूरे सप्लाई के मतलब डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, यानी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। दूसरा एक सिचुएशन ऐसा होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा, ये आइडियल सिचुएशन हो गया। और एक सिचुएशन ऐसा होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा, है ना। देखो ये तो आइडियल सिचुएशन है ना। ये क्या है, आइडियल सिचुएशन। यहां पर ना तो इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, ये इकोनॉमी स्टेबल है, ठीक है। बात आती है यहां पर, अगर ये कंडीशन आया तो इकोनॉमी में क्या आएगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब कि प्राइस में इंक्रीमेंट होना, चीजों की कीमत में क्या हो जाना, इंक्रीमेंट आना बहुत ज्यादा। और दूसरा ये सिचुएशन अगर आएगा तो वो आएगा डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन अगर आ गया तो इसका मतलब कि चीजों की कीमत घट गई। डिफ्लेशन क्यों आएगा, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया और एग्रीगेट डिमांड कम। और इन्फ्लेशन क्यों आएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया और एग्रीगेट सप्लाई कम, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, इन दोनों सिचुएशन को, है ना, करेक्ट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है। कौन सी पॉलिसी बनाती है, फिस्कल पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या होता है, तो गवर्नमेंट के इनकम, ये पॉलिसी होता है पॉलिसी रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर। देखो इन्फ्लेशन के टाइम में यहां पर दो सिचुएशन हमने देखा, एक कौन सा है, एक है इन्फ्लेशन, एक है इन्फ्लेशन, और दूसरा सिचुएशन है वो है डिफ्लेशन। तो इकोनॉमी अगर अनस्टेबल है तो यही दो सिचुएशन, या तो इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी में टैक्स रेट को क्या करेगी, इंक्रीज, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कर देगी डिक्रीज। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, डिक्रीज। और डिफ्लेशन के टाइम में टैक्स रेट को गवर्नमेंट क्या करेगी, कर देगी डिक्रीज, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कर देगी इंक्रीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे करेक्ट होगा, देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है तो इससे मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो लोगों के पास पैसे क्या होंगे, मनी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो एक्सपेंडिचर भी वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगी, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इसमें क्या करती है, रिड्यूस, और इसमें लोगों के पास पैसे बढ़ाने हैं तो एक्सपेंडिचर ज्यादा। इस तरीके से तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी में फिस्कल पॉलिसी लेकर के आती है, और उसके थ्रू वो क्या करती है, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पर कंट्रोल करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे कंट्रोल करती है, ठीक है। जिससे इकोनॉमी वापस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जिससे वापस से एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड। इसके बाद है तुम्हारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब देखो कि पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो भी गवर्नमेंट है ना, जो भी पब्लिक सेक्टर जिन जिन इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, जिन जिन इंडस्ट्री के ऊपर सरकार का कंट्रोल है, उसे ही हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हो सकता है कि नेचुरली मोनोपोली वो इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकता है। मोनोपोली क्रिएट करने का क्या मतलब है, कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज जो पूरे भारत में केवल क्या है, अकेले है, सिंगल इंडस्ट्री है। तो सिंगल इंडस्ट्री है तो वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है, वो एक ही इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा तो कोई कर नहीं रहा।
तो ऐसे में ये इंडस्ट्री क्या कर सकता है, मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। जैसे तो यहां पर टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस है ना, एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है, स्पेशली जो नेचुरल मोनोपोलीज क्रिएट कर सकता है ना, ऐसे इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट मैनेज करती है। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल मोनोपोली ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जो हो सकता है कि पब्लिक में जाकर के, अगर इंडियन रेलवे कह दे कि नहीं मैं यहां से लखनऊ तक जाने का 3,000 रुपये किराया लूंगा, है ना, तो ऐसे में हो सकता है कि कई लोगों को ये किराया देना पड़े, है ना, क्योंकि उनके पास दूसरा साधन नहीं है ना। तो अब तो कोई ऐसा चीज है नहीं जो मोनोपोली क्रिएट करके चले, लेकिन ये पहले प्रैक्टिकल था कि हाँ ऐसा हो सकता था। जैसे पोस्ट ऑफिस, तो एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस मोनोपोली क्रिएट कर सकता था, अब नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी अब नहीं, पहले, है ना। तो इसलिए ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। क्यों, पर्पस क्या है इन सब का, पब्लिक वेलफेयर, इक्वली ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए इन चीजों को गवर्नमेंट ने खुद ही, अब बजटरी पॉलिसी के थ्रू इन सबको गवर्नमेंट फंड भी प्रोवाइड करती है, सो दैट ये रन करता रहे, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अब देखो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है गवर्नमेंट बजट का कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हम कब कर सकते हैं, जब हम अपने कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को क्या कर लें, इंक्रीज कर लें। अब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दो चीजें हम देख सकते हैं, है ना। दो चीजें क्या क्या देख सकते हैं, तो एक तो ये है कि अपने कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसको गवर्नमेंट इंक्रीज करने का काम करे, और वो कैसे होगा, तो एक तो हम अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को क्या करें, इंक्रीज कर ले, यानी कैपिटल फॉर्मेशन करें। दूसरा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा क्या करे, इनहेंस करे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, दो काम करे तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हैं किससे, टैक्स रिबेट दे करके, है ना, इंसेंटिव प्रोवाइड करके, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिव वेंचर वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह ला करके, तो टैक्स रिबेट अगर हम देते हैं, है ना, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, है ना। प्रोडक्टिव वेंचर से, ठीक है, इंसेंटिव से, इन सब से क्या कर सकते हैं हम, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी,
और इससे बढ़ेगा जीडीपी, और जीडीपी बढ़ेगा, यही लीड्स करेगा किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। दूसरा हम इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रोड है ना, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, वेयर हाउस, बहुत सारी चीजें हैं। इन सबको अगर हम क्या कर लें, इंक्रीज कर दें, तो इससे कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बूस्टअप होगा, है ना, जिससे बाहरी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे यहाँ अट्रैक्ट होंगे, आएंगे, और जब वो आएंगे तो इससे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और इससे बढ़ेगा जीडीपी, और जीडीपी से बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी में इस तरीके का इनिशिएटिव लेती है, इस तरीके से फंड को एलोकेट करती है, ताकि हम इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में इंक्रीज कर सके, है ना, ताकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, है ना, और दूसरा कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इनहेंस कर लें, क्योंकि ट्रेड जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंप्लीटली क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है। और इसके बाद है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब रीजनल डिस्पैरिटीज के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, है ना। अब देखो, इसके बाद है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियर है ना। अब इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, रीजनल डिस्पैरिटीज को, यानी क्षेत्रीय जो क्षेत्र को लेकर के जो अंतर है दो क्षेत्रों में, एक डेवलप्ड है एक अंडर डेवलप्ड है, उसको कम करना, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, है ना, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब देखो एक क्षेत्र, अब इसमें सेक्टर जो होता है, या जिसे हम रीजन कहते हैं, तो ये सेक्टर जो होता है ये दो टाइप्स के होंगे, एक होगा बैकवर्ड क्षेत्र सेक्टर, है ना, बैकवर्ड रीजन, और दूसरा होगा डेवलप्ड रीजन। अब देखो जैसे नोएडा क्या है, डेवलप्ड है ना, लेकिन यहीं पे अदर डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें, है ना, जैसे बुलंदशहर या उन सब में, तो वो सब क्या है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो अगर हम इसको भी हम डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस एरिया के लिए बजट में फंड एलोकेट करती है। क्यों? और इस एरिया को गवर्नमेंट क्या बना सकती है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जोन क्या होता है कि ये जैसे इस एरिया को SEZ घोषित किया, डिक्लेयर किया, है ना, तो इस एरिया में जो भी इंडस्ट्री आएगी, सबसे पहले ल्यूक्रेटिव ऑफर सरकार देगी, लुभावना कुछ ऑफर प्रोवाइड करेगी। तो इसमें जो भी अब इंडस्ट्री आया, सरकार ने ढेर सारा ऑफर दिया कि आप आओगे आपको टैक्स कंसेशन देंगे, टैक्स हॉलीडे देंगे, आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज, ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडीज, ये वो बहुत सारा। अब सारी इंडस्ट्रीज आकर के यहाँ पर दुनिया भर से आ गई, अब यहाँ पर लगी, ये एरिया जैसे ही इंडस्ट्री लगी, ये एरिया क्या हो गया, डेवलप, है ना, ये एरिया क्या हो गया, डेवलप। इस तरीके से सरकार जो बैकवर्ड एरिया होती है उसको डेवलप करती है, और उसको डेवलप्ड एरिया के साथ ही लाने की कोशिश करती है, कौन, गवर्नमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको कम किया जाता है। अब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सरकार अपने बजट में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे बड़ी समस्या है देश का, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, तो इससे निपटने के लिए सरकार अपने बजटरी पॉलिसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना, सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब कैसे, तो सरकार बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग योजना, जैसे
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब? 2005 में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा रोजगार योजना, विभिन्न प्रकार की सरकार क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट स्कीम वगैरह लॉन्च करती है। फिर अभी सरकार ने हालिया समय में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया। कौन सा? स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया, जिसके अंडर सरकार ने क्या किया? जितने भी यंग जनरेशन है उसको आईटी सेक्टर में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराने का काम किया, है ना, जिससे वो स्किलफुल हो जाए, नॉलेजेबल हो जाए, तो उनको इजीली जॉब मिल जाए। और सरकार अपने तरफ से भी बहुत सारे ऐसी योजनाएं निकालती रहती है जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा जो जितने सारे हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार क्या करती है? एक तो डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करती है, जैसे जिसको हम सरकारी नौकरी कहते हैं, और दूसरा कि सरकार ने बहुत सारे इंटरप्राइजेस भी ओपन कर रखा है जिसमें आपको जॉब मिल जाएगा। और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चरल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करी। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होता है, जैसे रोड बनना, फ्लाईवे बनना, ब्रिज बनना, तो एक्सप्रेसवे बनना, तो इन सब में सरकार क्या करती है? लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाती है। तो इस तरीके से सरकार क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाती है अपने बजटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू रिसीट वगैरह, कैपिटल बजट, ये सब रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।